हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की कृषि से रिलेटेड योजनाओं को डिस्कस कर रहे हैं, स्कीम को डिस्कस कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 3 स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की हमारी 3 स्कीम रहेंगी दोस्तों। एक तो हमारी रहेगी प्रधानमंत्री कृषि धन धान योजना, जो कि अभी लेटेस्ट योजना है और सबसे लेटेस्ट योजना जो कि इसी साल के पिछले बजट में आपकी दी गई है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा हम देखेंगे दोस्तों परंपरागत कृषि विकास योजना। ये थोड़ा पुरानी योजना है पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे प्लान्स या मिशन चलाए जाते हैं। ठीक है। और लास्ट हम देखेंगे दोस्तों नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ठीक है। तो हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं जो हमारे सोर्स होते हैं मैं पीआईबी का ही यूज़ करता हूँ। पीआईबी इसलिए यूज़ करता हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा पिछला हमारा वीडियो, जो लास्ट ईयर टीए के क्वेश्चन थे, एक-एक क्वेश्चन यानी लगभग 22 क्वेश्चन जो थे पीआईबी की साइट से ही पूछे गए थे। ठीक है, पीआईबी से ही लिए गए थे। तो हम इसीलिए पीआईबी इसलिए फॉलो करते हैं ताकि आपकी लैंग्वेज जो है प्रॉपर, जो आपकी भाषा है, वो आपकी पीआईबी की ही आपको पता रहे और क्वेश्चन भी वहाँ से बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। अगर मैं चाहूँ तो आपको पीपीटी से पढ़ा सकता हूँ डायरेक्टली। पीपीटी एआई से बनाना आजकल बहुत आसान है, पावर पॉइंट, और उसको हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं उसको इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि वो जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर पीआईबी की या मतलब गवर्नमेंट साइट्स की लैंग्वेज नहीं बनाता, वो अपनी लैंग्वेज बनाता है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं जो पढ़ाऊँ यहाँ पे, तो उसकी लैंग्वेज जो हो ऐसी हो जो आपके एग्जाम में उसी तरह से आने वाली हो। ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम पीडीएफ को हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको शेयर कर देते हैं। तो आप इस चैनल को हमारे क्यूआर कोड से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली हमारी स्कीम होगी है प्रधानमंत्री धन धान योजना। ये जो हमारी है प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना जो है, इसके बारे में हम शुरू करते हैं। तो पहले आप जान लीजिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान योजना जो है आपकी, इसमें आपके 100 डिस्ट्रिक्ट लिए जाएँगे और 100 डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है आपका, उसमें डेवलपमेंट की बात करी जाएगी। अब कैसे होगा, क्या होगा, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है? और इसमें क्या होता है, विभिन्न योजनाओं को क्या करते हैं, आपस में मर्ज करते हैं। ठीक है? तो ये जो योजना थी दोस्तों, मैं इसको बता देना चाहता हूँ, योजना हमारी 16 जुलाई 2025 को लॉन्च की गई थी। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि कब लॉन्च की गई है? तो आपको पता होना चाहिए 16 जुलाई 2025 को लॉन्च की गई है, यानी कि अभी लेटेस्ट स्कीम है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे 100 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लो परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब कि जो कम परफॉर्म कर रहे हैं, जो पिछड़े हुए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको सेलेक्ट करना है और उनको टारगेट करेगी हमारी जो स्कीम रहेगी, विथ एनुअल आउटले ऑफ द 24,000 करोड़ रुपए और 6 साल के लिए यहाँ पे सेंक्शन किए गए हैं। ठीक है? इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी उपज वहाँ की बढ़ाना पड़ेगा। प्रमोट करता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, यानी क्रॉप की डाइवर्सिटी है कि नहीं है, विभिन्न प्रकार की क्रॉपें हैं कि नहीं है, मोनोक्रॉपिंग तो नहीं है। इम्प्रूव करेगा इरिगेशन को, स्टोरेज फैसिलिटी को, इंश्योर करता है क्रेडिट एक्सेस को, ताकि फार्मर्स क्रेडिट लेके अपना काम कर पाएँ। और मेनली फोकस करता है, एक्सक्लूसिवली फोकस करता है आपका एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर के साथ-साथ फिशरीज हो गया आपका, एनिमल हस्बेंड्री हो गया आपका, एपीकल्चर हो गया, इन सबको भी ये फोकस करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है? इसमें एक बार देख लीजिए आप सैचुरेशन, इसमें क्या होता है, सैचुरेशन बेस्ड कवरेज ऑफ द 36 स्कीम। देखिए जो भी स्कीम आपकी चल रही है, 36 स्कीम यहाँ पे लिखा है इसमें, यानी 36 स्कीम टोटल चल रही होंगी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग, ये सब मिला के। इन सब स्कीम का यूज करके इस स्कीम के द्वारा, मतलब कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपके, जो टॉप मतलब 100 पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है पूरे भारत के, उनको सेलेक्ट करके उनका डेवलपमेंट करना है। ठीक है? जिसमें 11 मंत्रालय भी शामिल होंगे और 1.7 करोड़ फार्मर्स यहाँ पे डायरेक्टली बेनिफिटेड होंगे दोस्तों। ठीक है? अब देख लो एक बार, डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्लानिंग होगी यहाँ पे, मतलब जो प्लान प्रिपेयर किया जाएगा वो कहाँ पे किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, वाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किया जाएगा। एंड सपोर्ट किया जाएगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज द्वारा, और नीति आयोग इसमें मेन सपोर्ट बॉडी रहेगी। इसमें अगर डिजिटल लेवल में देखें तो इसमें डिजिटल डैशबोर्ड भी बनाया गया है, फार्मर ऐप बनाए गए हैं, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग सिस्टम भी बनाई गई है, ताकि हम प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट कौन सा कितना डेवलप हुआ उसकी रैंकिंग कर पाएँ, जिससे हमारा ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर होगी और एक्सेस एंड अकाउंटेबिलिटी भी हमारी यहाँ से बढ़ेगी, अगर हम ऑनलाइन चीज़ों को यूज करेंगे तब। ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखो मोटे तौर पे कवर कर लिया क्या क्या इसके अंदर कहा जा रहा है। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है? आपके क्वेश्चन यहीं से ही सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इसको ठीक से पढ़ लोगे तो। तो देखो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है? 2025-26 में चालू किया गया, यूनियन बजट में लाया गया था। एग्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 136 सेंट्रल स्कीम को और 11 में स्टेज को, ये सब किया गया है। पूरा वही बात यहाँ पे लिखी गई है। 16 जुलाई 2025 को लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना। ठीक है? इसमें 36 मतलब कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल स्कीम को मर्ज किया गया है, वही बात सेम यहाँ पे लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है? इसको आप रीड कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। इसका जो एक चीज़ और यहाँ पे देख लो, ये जो लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2018 में,
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मतलब यहाँ पे भी क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का, कि इसमें क्या होता था कि क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब जो बहुत कम विकसित हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे, जो बहुत कम विकसित हमारे जिले थे पूरे देश के, उनको हमें क्या करना पड़ता था, मतलब जल्दी से जल्दी और इफेक्टिव तरीके से हमें उसको ट्रांसफर करना, उसको डेवलप करना है। तो इसी स्कीम से इंस्पायर्ड होके, मतलब इसी स्कीम से इंस्पायर्ड होके हमने ये बनाया प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो कि मतलब कि एग्रीकल्चर क्षेत्र को ही ये मतलब क्या करेगी, प्रमोट करेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, हम इससे इस योजना से मोटिवेट हुए। इस तरह की योजना पहले भी चल रही थी, लेकिन हम उसको एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेसिफिक ले लिए, तो वो हो गई प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना। ठीक है। अब देख लो आप, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो थी आपकी मल्टी डायमेंशनल रूरल डेवलपमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 कोर ऑब्जेक्टिव के साथ ये काम करेगी। ये ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट लिया जाएगा वहाँ की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात की जा रही है। इंकरेज किया जाएगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। साथ में जो पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है उसको भी ऑगमेंट किया जाएगा, मतलब उसको भी बढ़ाया जाएगा पंचायत या ब्लॉक लेवल के माध्यम से। इसके बाद इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा यहाँ पे। देन आपका जो आपका ग्रेटर एक्सेस टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी जो फार्मर्स ट्रैक्टर खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेते हैं सीड वगैरह के लिए, या एनिमल्स खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेते हैं, तो ये आपको पता भी होना चाहिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है। और इस क्रेडिट के लिए भी हमारा जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जो थी आपकी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना थी, आपका बढ़ावा देती है। ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप ये बात और समझ लीजिए कि इतना ही बस नहीं है, बल्कि ये फार्म इनकम को बढ़ाता है और साथ में इंश्योर करता है क्लाइमेट रिजिलिएंट एंड मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग सिस्टम को। मतलब जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमें खेती करना है यहाँ पे, साथ में मार्केट की डिमांड के हिसाब से यहाँ पे खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि वहाँ के फार्मर्स बेनिफिटेड हो पाए, उनको फायदा मिल पाए। 100 डिस्ट्रिक्ट जो सेलेक्ट किए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के सेलेक्ट करने के लिए कुछ मेन पैरामीटर्स क्या लिए जाते हैं, कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी कम हो रही होगी, इसीलिए वो डिस्ट्रिक्ट लिए जाएंगे ताकि विकास किया जाए। लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी वहाँ की, साथ में क्रेडिट जो है डिस्टर्बेंस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है। ये 3 चीज़ें मेन पैरामीटर्स रहेंगे। और याद रखना एक चीज़ और, कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो होंगे, मतलब हर स्टेट से सेलेक्ट किए जाएंगे, एक डिस्ट्रिक्ट एक कम से कम होना ही चाहिए। और किसके बेस पे कराया जाएगा, नेट क्रॉप्ड एरिया जो है आपका, बेस्ड ऑन द शेयर ऑफ द नेट क्रॉप्ड एरिया के बेस में। नेट क्रॉप एरिया क्या होता है आगे हम देखते हैं। ठीक है। इसके बाद ऑपरेशनल होल्डिंग के बेस में भी सेलेक्ट किया जाएगा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। हर स्टेट से कि कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट होंगे, वहाँ के क्रॉपिंग एरिया के हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा, और ऑपरेशनल होल्डिंग के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाएगा। मिनिमम एक डिस्ट्रिक्ट होना ही चाहिए हर हाल में, एक स्टेट का, बाकी 100 डिस्ट्रिक्ट लेना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, बैलेंसिंग ज्योग्राफिक इंक्लूजन, ताकि मतलब कि ऐसा कोई मतलब कि स्टेट के साथ बाइसनेस ना हो जाए, स्टेट के साथ कहीं पार्शियलिटी ना हो जाए, इसलिए हमें कम से कम एक मतलब कि डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लेना ही लेना है हर स्टेट से। बाकी टोटल 100 डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं, इतना बात आप दिमाग में बिठाओ पहले। ठीक है। देन आगे देख लो आप, यहाँ पे क्या होना है, आपका जो कन्वर्जेंस होना है, कन्वर्जेंस ड्राइवन एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया जाएगा। मतलब कि जो पहले अच्छी एग्रीकल्चर नहीं होती थी उसको कन्वर्ट करके प्रॉपर कमर्शियल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ में आपका एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन और क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे खेती मतलब की जाएगी। ठीक है। नेट क्रॉप एरिया क्या होता है दोस्तों, ये समझ लो। ये देखो, ये जो नेट क्रॉप एरिया की डेफिनेशन दी गई है ना यहाँ पे, इसको समझ लो आप। नेट क्रॉप एरिया ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट उठाया जाता है। ठीक है, एग्जाम में। तो क्या होता है नेट क्रॉप एरिया, टोटल एरिया ऑफ द लैंड दैट इज स्टोन विथ क्रॉप इन गिवन एग्रीकल्चर ईयर। मतलब कि इसको एक बार ही काउंट करोगे आप, दो बार काउंट नहीं करोगे, काउंटेड ओनली वंस। ठीक है। इवन मल्टीपल क्रॉप आर ग्रोन ऑन द सेम लैंड ड्यूरिंग द ईयर। मान लो ये हमारे पास एरिया है, ठीक है, इस एरिया में जितना एरिया ग्रो किया जा रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, नेट क्रॉप एरिया। ठीक है। रबी में हो, चाहे वो खरीफ में हो, चाहे वो जायद में हो। लेकिन अगर ये दो बार, एक बार मान लो कि यहाँ पे एक एरिया है जो रबी और खरीफ दोनों में काउंट किया गया, तो फिर आपका ग्रास क्रॉप एरिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कृषि योजना की तरह है। मतलब कि समिति बनाई जाएगी इसमें, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की समिति बनेगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या ग्राम पंचायत के लोग होंगे। साथ में कमेटी बनाई जाएगी, जो कि इंक्लूड किया जाएगा प्रोग्रेसिव फार्मर्स को भी, जो अच्छे किसान होंगे उस एरिया के। डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं, एडीए डीडीए, ये सब लोग वहाँ पे रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर वगैरह, जो इंश्योर करेंगे ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है। और जो ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना समिति जो है, प्रिपेयर किया जाएगी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज प्लान को। किस तरह से करेगी, तो इसमें 3-4 चीजें देखी जाएंगी। पहला तो आपका देखा जाएगा कि एक्सटेंसिव स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, मतलब जिस खेत में आपको, जिस एरिया में आपको डेवलपमेंट करना है उसका आपका कंसल्टेशन लेना पड़ेगा।
अंडरस्टैंड हमें समझना पड़ेगा वहाँ के क्रॉपिंग पैटर्न को, साथ में एलाइड एक्टिविटीज़ क्या-क्या होती हैं, डेयरी होती है कि नहीं, एपीकल्चर होती है या मतलब कि सेरीकल्चर होता है, क्या होता है उसको भी हमें समझना पड़ेगा। साथ में वहाँ के लोकल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और साथ में क्या होगा नेशनल जो प्रायोरिटीज़ हैं इन एरिया की अलाइन करना चाहिए उसके हिसाब से। यहाँ पे देखा जाएगा बढ़ावा दिया जाएगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को, एक्सटेंशन ऑफ द नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को, सेल्फ सफिशिएंसी एंड एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर को। एक बात समझ लो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़ कि आपने जो ऊपर पढ़ा था स्टार्टिंग में 4 से 5 मिनट, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है? अब वही पॉइंट को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ब्रॉड किया जा रहा है, ठीक है? थोड़ा और एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ा और अच्छी तरह से डेवलप हो पाए। मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसमें आपकी लगभग 36 जो स्कीम है, उनको क्या किया गया है, मतलब उन स्कीम का यूज़ करके इस स्कीम का उद्देश्य होता है कि आपको जो 100 डिस्ट्रिक्ट आपने लिया उनकी स्थिति को सही करना, एग्रीकल्चर की स्थिति को सही करना। तो हम यहाँ पे देखो ये सभी स्कीम को यहाँ पे लागू करेंगे ये सब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है? बात क्लियर हो गई? अगला देखो आप यहाँ, बीच प्लान विल गाइडेड बाय द कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑल कन्वर्जिंग स्कीम, मतलब जो भी कन्वर्जिंग स्कीम है उनका मतलब कि उनके साथ हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, इसके बाद हम डेवलप करेंगे डिस्ट्रिक्ट को, एग्रीकल्चर की स्थिति को, ठीक है? प्रोग्रेस ऑफ द ईच धन धान डिस्ट्रिक्ट जो होगा आपका, मतलब उसको उस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाएगा धन धान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? तो ईच धन धान डिस्ट्रिक्ट जो होगा ट्रैक किया जाएगा 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेस में, मतलब जो इंडिकेटर बनाए गए हैं 117 इंडिकेटर हैं, इसके बेस में क्या होगा वहाँ की परफॉर्मेंस को देखी जाएगी और परफॉर्मेंस के बेस में क्या होगा कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका मतलब कि देखा जाएगा कितना कहाँ लेवल पहुँचा है, ठीक है? इसका जो असेसमेंट होगा सेंट्रल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के द्वारा होगा, जो कि मंथली रिव्यू किया जाएगा। एक्सेस परफॉर्मेंस हाइलाइटेड गैप, मतलब वहाँ पे और क्या गैप है, यहाँ का परफॉर्मेंस कैसा है ये देखेंगे पहले, फिर देखेंगे गैप क्या है और क्या यहाँ पे करने की आवश्यकता है और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में प्रमोट करता है दैट अकाउंटेबिलिटी को, कि यहाँ पे कोई काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब अकाउंटेबल होगा जो भी ऑफिसर वहाँ पे करेगा। 3 टियर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर है इसका, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, ठीक है? इसके 3 लेवल में 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, जो कि सबसे लोअर में होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसके बाद होगा स्टेट लेवल स्टीयरिंग का ग्रुप होता है और लास्ट में होता है नेशनल लेवल ओवरसाइड बॉडीज, ठीक है? नेक्स्ट आप समझ लो इसको, सिमिलर टू द वन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विल बी आल्सो परफॉर्म एट द स्टेट लेवल। जिस तरह से वो जो कमेटी है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल परफॉर्म कर रही होती है, वैसे ही वहाँ पे स्टेट लेवल में भी परफॉर्म करेगी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग इफेक्टिव कन्वर्जेंस ऑफ द स्कीम इन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट हमारा बदलना चाहिए, जिला हमारा जो है बदलना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे 2 टीम होती है, विल बी फॉर्म एट द सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल में 2 टीम फॉर्म की जाती है। एक टीम जो होगी यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है, यूनियन मिनिस्ट्री मतलब कि जो आपका मंत्रालय होगा, और दूसरी जो टीम होती है आपकी सेक्रेटरीज या डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ काम करती है। जो सेक्रेटरीज होते हैं वहाँ पे, जो बड़े-बड़े जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो सेक्रेटरी जो बनते हैं, तो उनके साथ एक टीम काम करेगी, तो 2 टीम होगी। एक तो आपका यूनियन मिनिस्टर के साथ होगा, जो मंत्री होते हैं, और एक दूसरी होगी आपकी टीम सेक्रेटरीज या डिपार्टमेंटल ऑफिसर के साथ काम करेगी, सचिव जो होते हैं उनके साथ काम करेगी, कहाँ पे, नेशनल लेवल में, बस इतना याद रखना है। सेंट्रल नोडल ऑफिसर जो होते हैं ऑन ऑन ग्राउंड लेवल में देखेंगे चीज़ों को, और साथ में क्या करते हैं, रेगुलर फील्ड विजिट करते हैं, आपके प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं लोकल टीम के साथ, ठीक है? फिर ए वाला जो पॉइंट है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन याद रखो ये कैंपेन जो शुरू किया गया था आपका रबी सीजन यानी अक्टूबर 2025 से ही शुरू कर दिया गया था, बस यही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये बात जो लिखी है वही जो आपने अंदर पढ़ा है, हमने वही ये चार्ट के फॉर्म में लिख दिया गया है कि नेशनल लेवल में क्या होता है, एक आपकी एक बॉडी होती है, फिर स्टेट लेवल में होती है स्टीयरिंग ग्रुप, एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है। इनका काम क्या होता है, समितियाँ वगैरह होती हैं और ये डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर के साथ एलाइड सेक्टर के साथ अपना मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए इंस्टीट्यूशनल नॉलेज सपोर्ट कहाँ से मिलता है, एक तो नीति आयोग यहाँ सपोर्ट देता है आपका प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए, स्ट्रेटजिक गाइडेंस प्रोवाइड करता है नीति आयोग, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है नीति आयोग, ट्रैकिंग करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रोग्रेस क्या है, जिले में क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, उसका उसका रिकॉर्ड रखता है, क्रिएट करता है डैशबोर्ड को फॉर द मॉनिटर प्रोग्रेस, इसके बाद रिव्यू करता है, गाइड करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान को, देन आपका जो ईच डिस्ट्रिक्ट होते हैं विल आल्सो बी पेयर्ड विद द सेंट्रल एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मतलब इन यूनिवर्सिटी के साथ जो जिला है ना आपका, डिस्ट्रिक्ट मान लो आपका, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लो आप, सपोज दैट मेरठ है, मेरठ तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है वो होना चाहिए, जिसका विकास अभी अच्छा नहीं हुआ है।
तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लो आप, सीधी ले लो आप, सीधी, ठीक है, सीधी एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। सीधी के साथ क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी जे.एन.के भी, वो भी क्या होगी इसके साथ कोलैब कर लेगी और इसके बाद वो काम करेंगे वहाँ पे, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए और टेक्निकल नॉलेज के लिए भी ये लोग सपोर्ट करेंगे। कोलैबोरेट कर सकते हैं गवर्नेंस, एकेडमिक एंड फील्ड इंस्टीट्यूशन के साथ-साथ, ठीक है? एंड कोलैब करके क्या करेंगे, लोकली ग्राउंडेड, साइंटिफिकली इन्फॉर्म्ड एंड आउटकम ड्राइवन, मतलब कि ये स्कीम जो है इंश्योरेंस करेगी, ठीक है? देन आपका देख लो यहाँ पे डिजिटल इकोसिस्टम फ्रॉम द मॉनिटरिंग एंड फार्मर सपोर्ट, ये आपका इसके लिए एक ऐप बनाया गया है, डेडिकेटेड मोबाइल ऐप बनाया गया है जो कि फार्मर्स को मल्टी लैंग्वेज में आपकी, मतलब कि ये पूरा आपका ये देगा, आपका रीजनल लैंग्वेज में आपका मतलब कि इन्फॉर्मेशन देगा। फिर डैशबोर्ड एक पोर्टल बनाया गया है जो मॉनिटर करेगा प्रोग्रेस को कि कैसी प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है। डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग मैकेनिज्म है जो रैंकिंग करेगा प्रॉपर, फास्टर एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन ताकि हो पाए, ठीक है, ताकि और अच्छे भी विकास हो पाए, ठीक है। एंड मोटिवेट टाइमली इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए मोटिवेट हो पाए लोग। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेंगे, पहली बात तो ये समझ लो कि एग्रीकल्चर का खाते हैं फ्रूट में, फिशरी में, बी कीपिंग में, एनिमल हस्बेंड्री में और एग्रो फॉरेस्ट्री को भी ये साथ में लेकर चलेगा, ठीक है। एक बहुत गेम चेंजर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम है जो गाँव को ट्रांसफर करेगी, जिसमें क्या होगा, हायर प्रोडक्टिविटी हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, हायर प्रोडक्टिविटी, वैल्यू एडिशन, लोकल लाइवलीहुड क्रिएशन एंड इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड अचीविंग द सेल्फ रिजिलियंस एंड आत्मनिर्भर भारत अल्टीमेटली, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ बात आपको क्लियर हो गई है और ये स्कीम समझ में आ गई है। अब आपको जो याद रखना है दोस्तों, ये याद रख लो आप बस, ठीक है, कि कब लॉन्च हुई है, जुलाई 16 2025 को लॉन्च हुई है। 100 डिस्ट्रिक्ट को लेना है, परफॉर्म करता है एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना आपका, ये इंपॉर्टेंट है कि इन्हांस करेगा प्रोडक्टिविटी को, डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करेगा, इरिगेशन फैसिलिटी को, स्टोरेज को और क्रेडिट एक्सेस को इम्प्रूव करेगा। बस ये इंपॉर्टेंट याद रखना फोकस एरिया, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई है और स्कीम आने के चांसेस 100% है इस बार एग्जाम में, ठीक। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में, ठीक है। यहाँ पे सीधा लिखा गया दैट नर्चरिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये योजना हमारी चालू की गई थी, परंपरागत कृषि विकास योजना। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में अंडर द नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर था, उसके अंतर्गत इस योजना को लॉन्च किया गया है 2015 में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, ये हमने ऑलरेडी देखा 2015 में लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो थे दोस्तों, दैट इज द फॉस्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू द क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को और जल्दी से अडॉप्ट कर पाएँ, जल्दी से जल्दी कर पाएँ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएँ, उसके लिए योजना हमारी चालू हुई गई थी, उसको बढ़ावा देने के लिए की गई थी, ताकि हम रिस्टोर कर पाएँ, मतलब जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको हम बना पाएँ, ठीक है। इससे हमारा इम्प्रूव होगा लाइवलीहुड और फार्मर्स की स्थिति, ठीक है। आगे देखो इसका जो एम था दोस्तों, उद्देश्य था एडवांस स्केलेबल मॉडल फॉर द इको एग्रीकल्चर इंटीग्रेटिंग विद द लो कास्ट एंड केमिकल फ्री टेक्निक्स। मतलब ये कहा जा रहा है कि मतलब जो एक स्केल में आपको इको एग्रीकल्चर को अपनाना है और साथ में इंटीग्रेट करना हमें लो कास्ट, मतलब कम से कम कास्ट लगाना है, कम से कम इनपुट लगाना हो, केमिकल फ्री टेक्निक का यूज करना है विथ फार्मर्स, कलेक्टिवली इनका मतलब साथ में यूज करें फार्मर्स, ठीक है, ताकि इन्हांस हो पाए फूड सेफ्टी, अपने यहाँ पे फूड सेफ्टी हो पाए और इनकम जनरेशन हो पाए जो लोग वहाँ पे खेती कर रहे हैं, और साथ में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हम गेन कर पाएँ। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब है कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाने वाली योजना, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देख लो आप, यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर एलिजिबिलिटी इसकी क्या होती है कि ऑल फार्मर एंड इंस्टीट्यूशन प्रोसेसिंग अप टू 2 हेक्टेयर ऑफ द लैंड, मतलब 2 हेक्टेयर कम से कम लैंड होना चाहिए, और ये फार्मर्स जो होंगे मोबिलाइज इनटू द क्लस्टर ऑफ द 20 हेक्टेयर्स, ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या कर पाएँ, एडॉप्ट कर पाएँ कलेक्टिवली। एक बात समझ लो, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ फार्मर्स हैं, अपनी ज़मीन को क्या करेंगे, इकट्ठा जिनकी ज़मीन है, एक क्लस्टर जिनका है, तो थोड़ा-थोड़ा ज़मीन है, इसको इकट्ठा करके और फिर हम कम से कम 20 हेक्टेयर का जब एरिया हो जाएगा, वहाँ पे खेती करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें मेनली इंश्योर करना पड़ेगा एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को ये पूरे एरिया में, रिड्यूस होगा कास्ट, क्योंकि एक साथ हम एक ही इनपुट को यहाँ पे और सीड वगैरह की और सोइंग वगैरह की कास्ट बचेगी, और साथ में शेयर्ड रिसोर्स, यानी जो रिसोर्स हम उनको शेयर कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, जैसे कंपोस्ट हो गए, बर्मी कंपोस्ट हो गया, इनको साथ में इनकरेज करेगा डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम। यहाँ पे हम डाइवर्सिफाइड फार्मिंग भी अपना सकते हैं इसके साथ, क्लस्टर फार्मिंग अप्रोच के साथ, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है देख लो, ऑन फार्म एंड ऑफ फार्म ऑर्गेनिक इनपुट का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब जो हम देते हैं वो ऑन फार्म, मतलब जो फार्म के अंदर तैयार किए जाते हैं इनपुट, उनको भी दे सकते हैं,
और हम बाहर शॉप से खरीद के भी कुछ ऑर्गेनिक इनपुट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं खेत में। लेकिन अगर हम बात करें नेचुरल फार्मिंग की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फार्म इनपुट यानी ऑन फार्म इनपुट ही यहाँ पे यूज करते हैं नेचुरल फार्मिंग में। ये आपको अंतर है कि याद रखना छोटा सा। साथ में योजना जो होती है हमारी मार्केटिंग और पैकेजिंग और ब्रांडिंग की भी को भी बढ़ावा देती है। यही योजना के अंतर्गत जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है उनका सर्टिफिकेशन भी करने को प्रमोट करती है, और साथ में रेसिड्यू एनालिसिस। मान लो जो आपके ग्रेन है ना, ये सीड है, मान लो गेहूं है, इसके अंदर कुछ केमिकल रेसिड्यू ना हो, इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि ऑर्गेनिक है या नहीं है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, साथ में ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का भी प्रोग्राम इसके अंतर्गत चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लो। आपको यहाँ पे क्या होता है, जो प्रधानमंत्री कृषि सॉरी परंपरागत कृषि विकास योजना जो होता है, असिस्ट करता है फार्मर को फॉर द ब्रांडिंग एंड लिंकिंग विद द मार्केट। ठीक है, ताकि मार्केट में वो डायरेक्ट अपना क्या हो करे, ये जो प्रोड्यूस है उसको सेल कर पाए डायरेक्टली। ठीक है, थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें आप डायरेक्टली फार्मर्स क्या बताएगा कि हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक गेहूं है, और उसको कोई भी कंज्यूमर जैसे मैं हूँ तो मैं जाके वहाँ पे ऑर्डर करके खरीद सकता हूँ। ठीक है, यही बात कही जा रही है, जिससे कि फार्मर को क्या मिलेगा, आपका एक कैप्चर कर पाएगा प्रीमियम प्राइस जो है, अच्छी प्राइस ले सकता है। एक्सेस नीश कंज्यूमर, जो मतलब कंज्यूमर है ना, जो नीश है उनका मतलब जहाँ पे लोग लेते हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उनको डायरेक्टली टारगेट कर पाएगा और स्ट्रेंथन कर पाएगा लोकल ब्रांड रूटेड इन द ऑर्गेनिक आइडेंटिटी। ठीक है, ऑर्गेनिक आइडेंटिटी के साथ जो लोकल ब्रांड है उसको भी ये क्या कर पाएगा, ये कर पाएगा। ठीक है, जैविक खेती पोर्टल के माध्यम से सारी चीजें क्या होती है, पॉसिबल हो पाती है। इनेबल द डायरेक्ट सेल ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो कि डायरेक्ट सेल ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल करने के लिए प्रमोट करता है टू द फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर। मतलब जो कंज्यूमर हो जैसे आप हो, तो आप डायरेक्टली फार्मर से ले सकते हो, जिससे क्या प्रमोट होगा, ट्रांसपेरेंसी एंड मार्केट एक्सेस। ठीक है, यही बात को यहाँ पे लिखा गया, देख लो ये चीज, वही सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है। ये चार्ट के माध्यम से आप जब पीडीएफ मिल जाए तो उसको एक बार इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है आपका, कि इम्प्लीमेंट कैसे होता है तुम्हारा। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो बात पूरी लिखी गई है ना दोस्तों, ये इसमें क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब है कि जो स्टॉक होल्डर है, जो मतलब करना चाहता है, जो फार्मर है, उसके अकाउंट में पैसे पहुंच जाना डायरेक्टली। ठीक है, जो पैसे हैं डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में जाएंगे। तो इस योजना के तहत इसको मतलब किया जाता है। तो इसका देखो, ये जो पूरी बात लिखी, इसको ये चार्ट के माध्यम से समझते हैं हम लोग। क्या होता है परंपरागत कृषि विकास योजना में, कि यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि एक फार्मर होता है जो कि अप्लाई करता है पहले, इसका रीजनल काउंसिल होती है जहाँ पे वो रिव्यू किया जाता है इसका फॉर्म, फिर स्टेट गवर्नमेंट देखता है इसको, देन आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जाती है फाइल, ये समझो आप, और फिर इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट दोबारा वहाँ पे वापस आती है ये चीज़, फिर रीजनल काउंसिल के पास जाती है, ये फंड वगैरह जो वहाँ से आया रिलीज हो गए, और ये फंड फिर क्या होता है, डायरेक्टली फार्मर्स को क्या किया जाता है, देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कहाँ से, मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, ये जो आपकी माई स्कीम पोर्टल से ये चीज ली गई है। ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखना है, अलग क्वेश्चन यहाँ से आएगा भी नहीं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लो दोस्तों कि सर्टिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो याद रखो, जो आपका परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसके तहत दो प्रकार से सर्टिफिकेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइन यहाँ से, क्योंकि आपको फंसा देगा यहाँ पे एग्जामिनर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता है। थर्ड पार्टी मतलब ये होता है कि आप मान लो क्या हो, आप मान लो किसान हो, यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्म है आपका। अब इसमें क्या है, थर्ड पार्टी कोई तीसरा व्यक्ति आएगा जो आपको जानता भी नहीं, और आपके इसका क्या करेगा, सैंपल लेके और ऑब्जर्व करेगा कि आपका प्रोड्यूस जो है ऑर्गेनिक है कि नहीं है। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता है, जो कौन करता है, एनपीओपी करता है। ठीक है, एनपीओपी मतलब होता है तुम्हारा नेशनल नेशनल प्रोडक्ट ऑन ऑर्गेनिक नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये जो है आपका नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, ये क्या करेगा आपका, ये प्रोग्राम जो होता है आपका एपडा के द्वारा चलाया जाता है। एपडा है ये इस प्रोग्राम को चलाता है। एपडा आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यानी ये जो प्रोडक्ट यहाँ से मतलब कि सेलेक्ट किया जाएगा, इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका एपडा कर रहा है। एपडा का काम होता है एक्सपोर्ट करना कोई चीज को, उसी का ही ये पैरामीटर टेस्ट करता है, जो कि मिनिस्ट्री आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये भी याद रखना कि जो एपडा है किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। एक मिनिस्ट्री पूछा सकता है। और ये जो प्रोग्राम था नेशनल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो था आपका, ये जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो था आपका एनपीओपी, ये 2001 में लॉन्च किया गया था। और इसमें ये जो होता है आपका मेन स्टैंडर्ड जो होता है फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए स्टेब्लिश करता है। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी याद रखना कि एनपीओपी में जो आपका प्रोडक्ट होता है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा सिस्टम है दैट इज द पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम होता है इन इंडिया में।
ये जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम होता है जिसको पीजीएस इंडिया भी कहते हैं, एक कम्युनिटी बेस्ड सर्टिफिकेशन होता है। मतलब मान लो कि कोई भी आपका कम्युनिटी है, कोई आप फार्मर्स हैं, वो आपके मतलब कम्युनिटी है, वो देखेगी और आपका सर्टिफाई करेगी हाँ ये प्रोड्यूस जो है ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी खाद वगैरह नहीं डाली गई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं होती, इसलिए इसमें देखो ये क्या होता है कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आप जो इंडिया में रह रहे हैं लोग, वो अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेंगे तो ये वाला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इनको मिलता है, जो कि पीजीएस इंडिया द्वारा सर्टिफिकेशन होता है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम द्वारा सर्टिफिकेशन होता है जिसका, ठीक है। तो डोमेस्टिक के लिए ये हो गया, और इंटरनेशनल के लिए एनपीओपी काम करती है, ठीक है। एनपीओपी के बारे में और देख लो एक बार। ये जो एक्रीडिएशन सिस्टम होता है, एक्रीडिएशन सिस्टम होता है एनपीओपी, दैट इंश्योर द इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कंप्लाई विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, जो इंटरनेशनल के लोग हैं, जो वो लोग जो मानते हैं ना, स्टैंडर्ड जो बनाया गया है, जो उसके तहत ये सारे स्टैंडर्ड्स जो होना चाहिए, पास होना चाहिए, एनपीओपी डिसाइड करेगा यहाँ से, ठीक है। और कवर करेगा प्रोडक्शन को, मतलब स्टैंडर्ड कवरिंग प्रोडक्शन, और साथ में प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट तक की ये पूरी जिम्मेदारी लेता है एनपीओपी, जो कि एपीडा के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। पीजीएस इंडिया हमने ऑलरेडी देख लिया। इसमें क्या होता है, फार्मर सेंट्रिक होता है, कम्युनिटी बेस्ड सर्टिफिकेशन होता है, मतलब कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। जिसमें क्या होता है, पीयर्स इंस्पेक्शन होता है, मतलब पीयर रिव्यूड आप पेपर देखे होंगे ना, जैसे आपका दूसरा विजिट करेगा, उसको रिव्यू करेगा, ऐसे करके यहाँ पे क्या होता है, पीयर इंस्पेक्शन होता है, जो कि म्यूचुअल वेरिफिकेशन एंड मेनली सर्विंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फॉर द डोमेस्टिक मार्केट के लिए होता है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए होता है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक मार्केट के लिए होता है, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब अपने यहाँ जो घरेलू में करना है। ये सेम चीज़ दोस्तों यहीं पे दी हुई है, एक चार्ट के माध्यम से, इसको आप पढ़ लेना आप, ठीक है, बाद में जब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा। नेक्स्ट आप देखो, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन, एक अंडर द परंपरागत कृषि विकास योजना। तो जो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन होता है, इसके बारे में समझ लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन मतलब ये है कि मान लो कि सपोज दैट नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम, नॉर्थ ईस्ट मतलब कि असम हो गया आपका, ठीक है। असम के बाद आपका हो गया मेघालय, या जो भी एरिया नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में पता है कि वहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट है, ज़्यादातर ट्राइबल्स एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ तो कोई केमिकल डालने गया नहीं अभी तक, ठीक है, केमिकल है नहीं वहाँ पे, जंगलों में जो खेती हो रही है। तो इसको जल्दी से क्या करते हैं, सर्टिफिकेशन दे देते हैं। मतलब 2 से 3 साल का जो टाइम लगता है आपका सर्टिफिकेशन का, जो कन्वर्जेंस पीरियड 2 से 3 साल का लगता है, ये कन्वर्जेंस पीरियड ना लेके हम जल्दी से क्या करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं। तो अब देख लो इसको एक बार अच्छे से, ये क्या है, लोकल एरिया सर्टिफिकेशन होता है। इसके बारे में पूछ सकता है, लोकल एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्या है। इसमें समझ लो कि फास्ट ट्रैक सर्टिफिकेशन होता है, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को, केमिकल फ्री फार्मिंग को क्या करता है, सर्टिफाइड करता है, ठीक है। द रीजन वेयर द केमिकल फार्मिंग हैज नेवर बीन प्रैक्टिस, ऐसा एरिया जहाँ पे केमिकल फार्मिंग कभी की ही नहीं गई है, जैसे कि ट्राइबल बेल्ट हो गए, जंगल हो गए, आइलैंड हो गए, ठीक है, इको प्रिजर्व जोन हो गए, वहाँ कभी भी केमिकल डालने आप गए ही नहीं, ठीक है, केमिकल डाला ही नहीं गया। उस एरिया को जल्दी से क्या करना, सर्टिफिकेशन दे देना, वो होता है आपका एलएसी प्रोग्राम के माध्यम से, एलएसी सर्टिफिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इससे आपका जो कन्वर्जन पीरियड होता है 2 से 3 साल का होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्या हो जाएगा, कुछ मंथ में ही हो जाएगा, ठीक है, क्विकर सर्टिफिकेशन हो जाएगा, जिससे हायर इनकम और साथ में ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस को आप जल्दी से आप क्या कर पाओगे, अडॉप्ट कर पाओगे। ये वाले पॉइंट को आप जरूर याद रखें यहाँ पे। ये जो आपका लिखा है यहाँ पे, कितने साल होता है कन्वर्जेंस पीरियड, तो 2 से 3 साल होता है नॉर्मल कंडीशन में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो, यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ याद रखना, बस यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में हमारी होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे आपको याद रखना, सिक्किम जो है आपका सपोर्टेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये 16,000 हेक्टेयर है, सब याद करने की जरूरत नहीं है इतना एरिया, बस ये याद कर लो आप कि आपका जो लार्ज एरिया है आपका मतलब कि लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन जो है, इस प्रोग्राम के तहत ये जो सिक्किम है आपका ओनली फुली ऑर्गेनिक स्टेट जो है बन चुका है, जो कि वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है एलएसी के माध्यम से। एलएसी मतलब यही वाला है, ठीक है, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत इसको मतलब क्या कर दिया गया है, सर्टिफाइड कर दिया गया है। 100% आपका ऑर्गेनिक स्टेट इसको कहा गया है, सिक्किम, ठीक है। तो आई थिंक बात क्लियर हो गई है हमारी, योजना कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सो डियर फ्रेंड, अब हम लोग देखेंगे नेशनल मिशन ऑन द नेचुरल फार्मिंग के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्लोगन जो लिखा हुआ, बैक टू रूट फॉरवर्ड विथ सस्टेनेबिलिटी, यानी कि एक मतलब जो हमारी पहले परंपरागत जो एग्रीकल्चर थी, उसकी ओर लौटने की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें कुछ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो था आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि 100% जो फंडिंग होती है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी आपकी, ठीक है। और ये लॉन्च की गई थी नवंबर 2024 में, ये भी आपको याद रखना, नवंबर 2024 में लॉन्च की गई थी, जो कि प्रमोट करती है केमिकल फ्री इकोसिस्टम बेस्ड नेचुरल फार्मिंग रूटेड इन द ट्रेडिशनल नॉलेज। यही आपकी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी पीडीएफ में, इसको आप जरूर याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बनने का अगर चांस बनेगा तो बनेगा।
ठीक है, कितना है आपका ये मिशन जो टारगेट करता है 7.5 लाख हेक्टेयर का। ये डाटा आपको रफली माइंड में रखना है पर रटना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की बात की जा रही है, जिसमें 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो बनाए जाएंगे, कहाँ बनाए जाएंगे, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो बनाए जा रहे हैं कौन सी योजना के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये नवंबर यानी 25 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया था नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जो कि टिल 15 फाइनेंस कमीशन तक चलना था। हालांकि अभी क्या आ गया है, 16th फाइनेंस कमीशन अभी आ गया है, ठीक है। तो अभी क्या स्टेटस है इसका वो लोग हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखना, हालांकि ये जो स्कीम है आपके सिलेबस में नहीं दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो यहाँ पे, स्ट्रेंथन करता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद द साइंटिफिकली बैक्ड अप्रोच। जो हमारा पुराना अप्रोच था जो कि साइंटिफिक प्रूफ था, जिसमें कि सस्टेनेबिलिटी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है एंड सेफ फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है। साथ में इम्प्रूव करती है सॉइल हेल्थ को एंड रिस्टोर करती है इकोसिस्टम को एंड आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फार्मर टू अचीव द ग्रेटर क्लाइमेट रिजिलियंट। जिस तरह से क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है लगातार, उसके प्रति ये थोड़ा सा रिजिलियंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। देन आप देख लो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से भी जानी जाती थी ये पहले, अर्लियर, ठीक है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से जानी जाती थी नेचुरल फार्मिंग। अब जिसको परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत आती थी उस टाइम पे, ठीक है। बस इतना याद रखना आपको, एक सिंपल सर्टिफिकेशन सिस्टम जो होता है एंड कॉमन नेशनल ब्रांड जो होता है नेचुरली ग्रोन केमिकल फ्री प्रोड्यूस का कराने की बात की जा रही है फार्मर्स के लिए, ठीक है, ताकि फार्मर्स को उसका रेट अच्छा मिल पाए। नेक्स्ट आप देख लो, फेवरेबल सपोर्ट, ये जो नेचुरल मिशन जो होता है क्रिएट करता है एक फेवरेबल सपोर्ट इकोसिस्टम को फॉर द फार्मर के लिए, ताकि ये प्रोग्रेसिवली क्या कर ट्रांजिशन कर पाए नेचुरल फार्मिंग की ओर, मतलब जो परंपरा जो अभी मॉडर्न एग्रीकल्चर से नेचुरल फार्मिंग की ओर, ताकि वो क्या कर पाए, मूव कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक नॉलेज इंटेंसिव एग्रीकल्चर है नेचुरल फार्मिंग, मतलब नॉलेज चाहिए आपको थोड़ा, एंड लोकल एग्रो इकोलॉजी बेस्ड है, मतलब लोकल फील्ड में ही करना है, फील्ड में इनपुट तैयार होंगे, सारी चीज़ फील्ड में होंगी। और साथ में इसमें क्या होता है, बिहेवियरल चेंजेस इन द फार्मर्स आर रिक्वायर्ड, मतलब फिर थोड़ा पेशेंस के साथ इसको चेंज करना पड़ेगा और कम्युनिटी मेंबर्स को भी इंगेज करना है, ठीक है। फोकस ऑन द ऑन फार्म नॉलेज, ये क्या है, ऑन फार्म नॉलेज की ओर फोकस करता है। साथ में कंटिन्यूअस लैंड होल्डिंग फार्मर्स जो होते हैं उनके लिए अच्छी होती है। ये ऑलरेडी बता दिया था, टेबल फंड जो है आपकी लॉन्च कब हुई है, 25 नवंबर 2024 को लॉन्च की है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, साइंटिफिकली बैक्ड अप्रोच है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो आगे, तो यहाँ पे देख लो नेचुरल फार्मिंग की डेफिनेशन दी गई है, दैट इज द केमिकल फ्री फार्मिंग, जो कि इन्वॉल्व करता है लाइव स्टॉक को भी, यानी कि एनिमल्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे, और मेनली इसमें क्या होगी, लोकल जो काऊ की ब्रीड है जो गोकुल मिशन में हम लोग पढ़े थे वही वाली इन्वॉल्व होगी, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड विद द नेचुरल फार्मिंग मेथड्स, साथ में मेथड्स को भी इंटीग्रेट करना है, डाइवर्सिफाइड क्रॉप सिस्टम रूट को भी यहाँ पे जोड़ के रखना है। और साथ में क्या है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम, मतलब कि ये जो है नेचुरल इकोसिस्टम से के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि वहाँ पे कितना क्या मॉइस्चर है, कैसा है, उसके लिए मल्चिंग करते हैं, ठीक है। एमंग द सॉयल एंड वाटर एंड माइक्रो प्लांट एंड एनिमल एंड क्लाइमेट एंड ह्यूमन के बीच एक नेचुरल इकोसिस्टम का रिलेशन क्या करता है, मेंटेन रखता है, यानी कि सॉइल जो डिपेंड होती है वाटर में डिपेंड होती है, माइक्रोब में डिपेंड होती है, प्लांट जो है माइक्रोब वाटर और सॉइल में डिपेंड होता है, एनिमल भी ऐसे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, प्राकृतिक खेती में। तो नेचुरल फार्मिंग का जो प्रिंसिपल है एंड प्रैक्टिसेस है, इसका एम होता है आपका इनहांस करना क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी को, साथ में क्या करता है, लोकल स्पेसिफिक एग्रो इकोलॉजी प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करता है एंड रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी ऑन द केमिकल इनपुट, में जो हम केमिकल इनपुट डालते हैं उसकी डिपेंडेंसी को यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस होता हुआ दिखेगा, एंड स्ट्रेंथन करता है नेचुरल इकोसिस्टम को। साथ में कि समझ लीजिए यहाँ पे क्या होता है, फोकस करता है मेनली सॉयल इंप्रूवमेंट में, हेल्थ के इंप्रूवमेंट में, मॉइस्चर कंटेंट या मॉइस्चर कंजर्वेशन में, साथ में इंक्रीज करता है इन सीटू सॉयल ऑर्गेनिक मैटर जनरेशन की, जो होता है मल्चिंग, आप देखे होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़ा मल्टी क्रॉप सिस्टम, बायोमास एंड मल्चिंग वगैरह, ठीक है। ये जो मल्चिंग वाला कंपोनेंट है इसको कहते हैं अच्छधाना, ACCHA, अच्छधाना कहते हैं इसको, मल्चिंग को, ठीक है। तो याद रखना, वापसा कहते हैं पीचर इरिगेशन, जो भी कह सकते हो ड्रिप इरिगेशन को भी आज के डेट में, ठीक है। उस टाइम पे पीचर मतलब मटके से मटका रख देते थे और यहाँ इरिगेशन होता था ना, तो यहाँ लिया गया वापसा मेथड, ठीक है। एक कंपोनेंट्स है नेचुरल फार्मिंग के। फिर होता है जीवामृत, ठीक है, जीवामृत होता है, इसको ले याद रख लेना थोड़ा, जीवामृत मतलब एक जो गाय के जो गौमूत्र वगैरह होता है उसका कंसंट्रेशन होता है, मिल्क वगैरह भी डालते हैं इसमें कुछ, और इसको मतलब कि सॉइल में डालते हैं।
और एक होता है बीजामृत, है ना, बीजामृत। तो ये क्या होता है आपका कि काऊ डंग और ये सब यूरिन का मिला के, मिल्क कर्ड वगैरह मिला के बनाते हैं हम, जो कि सीड ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। ये चीज़ याद रखना है, कौन किससे रिलेटेड, बीजामृत हो गया, जीवामृत हो गया, अच्छेदाना हो गया, वापस हो गया, नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तुम्हारा नेचुरल फार्मिंग जो होता है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, इन्हांस करता है, एंड आल्सो फास्टिंग द प्रेजेंस ऑफ द बेनिफिशियल इंसेक्ट, बर्ड्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब बेनिफिशियल जो है आपके इंसेक्ट, बर्ड्स और माइक्रो है, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये नेचुरली क्या है, पेस्ट को कंट्रोल करेगा और साथ में पॉल्यूशन को भी कम करेगा, ठीक है। पॉलिनेशन भी नेचुरली करते हैं हम। सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करता है नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। इन्हांस करता है एग्रीकल्चर रिजिलियंस को, एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट में भी ये परफॉर्म अच्छा करता है। ये हमारी डिफरेंट स्टेट में है, जो लीडिंग स्टेट है आपके नेचुरल फार्मिंग में, जान लीजिए आप कि आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट नेचुरल फार्मिंग एरिया है, आंध्र प्रदेश में याद रखना है। कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरला भी ये थोड़ा सा लीडिंग स्टेट के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है ऑब्जेक्टिव की। तो नेचर बेस्ड सस्टेनेबल इकोसिस्टम होता है, जिसमें ऑन फार्म जो इनपुट होते हैं वही यूज होते हैं, आपको बताया था। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होते हैं, ऑन फार्म भी और ऑफ फार्म भी दोनों यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नली परचेज इनपुट, यहाँ पे यूज नहीं होते हैं, रिड्यूस होती है डिपेंडेंसी इसकी, और इनपुट कास्ट इससे कम किया जा सकता है। सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है इसलिए। पॉपुलेशन, नेक्स्ट है आप देख लीजिए यहाँ पे, पॉपुलराइज द लाइव स्टॉक, खासकर देसी काऊ को भी बात करा जा रहा है एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू। एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम को, रिसर्च को बढ़ावा देता है साथ में। केवीके और आईसीआरए सब इन्वॉल्व होते हैं। ऑन फील्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द नेचुरल फार्मिंग जो चल रहा है, जो कि साइंटिफिकली एक्सपर्टाइज, मतलब जो मेंबर्स होते हैं वो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, इंक्रीज करते हैं स्प्रेड को नेचुरल फार्मिंग के, ताकि और देश में फैल पाए। एस्टेब्लिश करता है साइंटिफिकली सपोर्टेड कॉमन स्टैंडर्ड्स को, और साथ में सिंगल नेशनल ब्रीड है, ब्रांड है, जो कि नेचुरली ग्रोन केमिकल से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसका देख लो यहाँ पे, इसका गोल है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इकोलॉजिकल को मेंटेन करना, एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को भी इंप्रूव करना। इकोनॉमिक मतलब पैसा, कम पैसे में अच्छी खेती हो पाए, ठीक है। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की बात कर लिया था, ये नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत बनाने जाने हैं, और एक 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर हैं, ठीक है। रिड्यूस होते हैं डिपेंडेंसी ऑन द एक्सटर्नली परचेज केमिकल इनपुट में, साथ में इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करता है। कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती हैं, लोकल नेचुरल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए इन्वॉल्व होते हैं। आपको बीजामृत के बारे में मैंने बताया था यहाँ पे। बीजामृत क्या होता है तुम्हारा, नेचुरल फार्मिंग का एक इनपुट होता है, जो कि क्या करते हैं इसको, मतलब कि एक काम आता है आपका सीड ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। बस इतना याद रखना आपको। यहाँ कुछ आपकी याद करने वाली चीज़ें हैं नहीं। बीजामृत के बारे में यहाँ पे दिया है डिटेल में। बीजामृत ये एशियंट ऑर्गेनिक फार्मुलेशन होता है, कॉमनली सीड ट्रीटमेंट इन द ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग ऑफ द इंडिया, ठीक है। इसके बाद एक क्या होता है, लो कास्ट फार्मुलेशन होता है, पैसा कम लगता है इसमें। डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट होता है कहाँ से, काऊ डंग, काऊ यूरिन एंड फॉरेस्ट सॉइल से, और साथ में लाइमस्टोन भी इसमें मिला होता है, चूना पत्थर भी मिला होता है, ठीक है। इसका देख लो, नेचुरल फार्मिंग मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म, सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, और ये सब फॉर्डर स्टेशन एवं नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत बनाए गए हैं ग्राम पंचायत में। एपीएमसी वगैरह जो होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो होती है, मंडीज जो होते हैं, वो भी इसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक अच्छा रेट देने के लिए कुछ मतलब बात चल रही है, और साथ में आपके हार्ट और डिपोट्स वगैरह भी बनाए गए हैं नेचुरल प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नेचुरल फार्मिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम के लिए। इम्प्लीमेंट कौन करता है, अंडर द इम्प्लीमेंटेशन बाई, ये जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है नेचुरल फार्मिंग का, कौन इम्प्लीमेंट करता है, याद रखना है आपको, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, जो कि गाजियाबाद में, कहाँ पे है, गाजियाबाद में। आपको रिसर्च सेंटर भी आपको याद होना चाहिए वाला, ये जो रिसर्च सेंटर है दोस्तों आपको याद होना चाहिए, दैट इज द नेचुरल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, जो कि गाजियाबाद में स्टेब्लिश है। ये क्या काम करता है, नेचुरल फार्मिंग के सर्टिफिकेशन के लिए, मतलब कि मैनेज करता है, नेचुरल फार्मिंग के सर्टिफिकेशन को मैनेज करता है अंडर द पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल होता है, उसमें आप रजिस्टर्ड वगैरह करोगे, और साथ में रियल टाइम मॉनिटरिंग और प्रोग्रेस वगैरह आपको पता चल जाएगी वहाँ से। नेक्स्ट देख लो, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF, ठीक है। ये भी देख लो आप, रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग की ओर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, जो कि गाजियाबाद में है, ठीक है। कहाँ है, गाजियाबाद में है, ये याद रखना सेंटर आपको। नॉलेज पार्टनर फॉर द नेचुरल फार्मिंग एक्सटेंशन, जो कि मैनेज द्वारा डिजाइन किया गया है, नॉलेज पार्टनर फॉर नेचुरल एक्सटेंशन। इसको आप मतलब रटो मत एकदम, आप बस माइंड में रखो कि हाँ ऐसी चीजें हैं नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत, ताकि आप आंसर को कर पाओ। तो इस तरह हमने नेचुरल फार्मिंग को खत्म कर दिया, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपने पेशेंस बना के रखा है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, कि आप अपना जो बेसिक किताबें हैं आपकी, जो आप पढ़ रहे हैं, उनको लगातार पढ़ते रहें। क्वेश्चन वगैरह जो है आप सॉल्व करते रहें, खासकर PYQ सॉल्व करें आप।
ठीक है? पेशेंस बनाए रखें इस टाइम पे, आप बिल्कुल भी फालतू की चीज़ों में मत पड़ें। मैराथन वगैरह आजकल बहुत आ रही हैं, ठीक है? मैराथन जो आ रही हैं आपकी, हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा हो आपका, तो उनको आप अवॉइड कर सकते हो इस टाइम पे। और 1 तारीख के बाद तो बिल्कुल ही अवॉइड करना मैराथन वगैरह, क्योंकि 1 तारीख के बाद खूब लोग डालेंगे, वो सब बरसाती मेंढक टाइप में जो तैयार हो जाते हैं ना, वो सब आएँगे और आपको बोलेंगे कि हम 1 घंटे में ही पूरी एग्रीकल्चर पढ़ा देंगे, ठीक है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपना जो बेसिक किताबें पढ़ रहे हैं, आप उसके ऊपर भरोसा रखें, लगातार रिवाइज़ करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते रहें, सिलेबस को देखते रहें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, ठीक है? थैंक यू सो मच।